हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। हमारा पहला आ जाता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। किसने बहुभिमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मतलब किसने दिया? गोलमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, जॉन मेयर ने दिया या गार्डनर ने दिया? जल्दी से आंसर, क्विक आंसर करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गार्डनर। किसने? गार्डनर दी है, क्योंकि बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 को मतलब 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो निम्न प्रकार है। पहली आती है हमारी वैयक्तिक मतलब परबुद्धि, दूसरी आती है वैयक्तिक स्वबुद्धि, तीसरी है हमारी संगीत बुद्धि, चौथी आती है हमारी शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवी है हमारी स्थानिक बुद्धि, छठवीं है तार्किक गणितीय बुद्धि, सातवीं है हमारी भाषाई बुद्धि और आठवीं है हमारी प्राकृतिक बुद्धि। तो हमारा जी हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है दोस्तों? रीडिंग एंड स्पेलिंग पढ़ने में, वर्तनी में, एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करने में, स्टैंडिंग मतलब खड़े होने में, या स्पीकिंग बोलने में। डिसलेक्सिया आपने तारे जमीन पर तो देखी होगी। तारे जमीन पर क्या होता था? तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती थी कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तारे जमीन पर, तो वो लड़का था, उसको वो बच्चा, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती थी। पढ़ने में क्यों दिक्कत आती थी? क्योंकि वो डिसलेक्सिया बीमारी से ही ग्रसित था। तो इसलिए आपको यहाँ से याद रहेगा कि उसको रीडिंग स्पेलिंग पढ़ने में, क्योंकि अगर यहाँ से सी को अगर हम ए के पास रख दें तो उसको दिक्कत आती, क्योंकि सी इसका इधर आ जाता था और ए इधर हो जाता, तो सारा का सारा खेल ये था। तो डिसलेक्सिया किससे? रीडिंग है, ये वाला हो जाएगा। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता मतलब विकार है, जिसके कारण निम्नलिखित बीमारी मतलब निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, उसको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड में भी उसको सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा आता है पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, मतलब स्वर के जो वर्ड होते थे उनका लोप होना, खत्म हो जाते थे। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, जैसे कि सेम प्रोनाउंसिएशन वाले जो वर्ड्स होते थे उनको पहचान नहीं सकते। शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, जैसे कोई स्पेलिंग है तो उसको है ना वो नहीं पढ़ सकते हैं। ये डिसलेक्सिया बीमारी में ये होता है। तो हमारा ये आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? पहला है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा आता है हमारा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा आता है हमारा शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा आता है हमारा शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाता है हमारा डी। कौन सा आंसर हो जाता है दोस्तों? बी आंसर हो जाता है, क्योंकि बी हमारा ये आंसर हो गया यहाँ से। तो ये बी हमारा आंसर हो जाता है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी क्या है? नहीं में है, इसलिए यहाँ से हमारा आंसर भी नहीं में आया। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए। बच्चे, पहला आता है हमारा बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आता है हमारे शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। थर्ड रूल है हमारा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट रूल है हमारा 4 शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो बच्चा कमजोर है उसको और थोड़ा सा अधिक समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड मेनली रिलेटेड टू, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किस पर हो सकती है बच्चे की? पहला आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। दूसरा आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट भावात्मक विकास।
मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, इनसे कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या इमोशनल भावात्मक, इनमें से एक तो सही होना ही होना है। तो इसमें जो विकास है वो किससे होना चाहिए? तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो आंसर आता है हमारा आता है ए, बच्चे की शारीरिक विकास। क्योंकि जब तक शारीरिक विकास ही नहीं होगा तो बच्चे को सीखेगा क्या? अगर कोई कुपोषित बच्चा कोई कुछ सीख सकता है क्या? नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास हो जाएगा हमारा। क्योंकि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर पर व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि क्या हो गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि होता क्या है। तो हमारा आंसर यहाँ से ए, फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, मानव विकास का प्रारंभ कब होता है? यहाँ से देखिए मानव विकास पूछ रहा है, कितना गजब का क्वेश्चन है। प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था से। दूसरा है हमारा प्री चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था से। सी है हमारा पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, उत्तर बाल्यावस्था से। डी है हमारा स्टेज ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था से। तो हमारा जो विकास है इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। जब हम किसी के पेट में होते हैं, मतलब गर्भावस्था से ही हमारा विकास स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि काफ़ी आपने साइंस पढ़ा हुआ है। साइंस क्या कहता है कि हमारा जो विकास है वो गर्भावस्था से ही होने लगता है। अगर गर्भावस्था में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वहाँ पे सही से विकास नहीं होता है तो बच्चा कुपोषित पैदा होता है। तो इसलिए हमारा विकास कहाँ से होता है? ए, प्री नेटल स्टेज, मतलब गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था के साथ ही एक विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। और अच्छा दोस्तों, एक बात और है, कभी भी विकास बंद नहीं होना चाहिए। विकास बराबर होता रहना चाहिए, चाहे आपकी ज्ञान में हो, चाहे आपके शरीर में हो, चाहे फिर और एक्सेट्रा। तो जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इससे ज्ञात होता है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इसको चलते रहनी चाहिए। क्योंकि विकास कभी बंद होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो ज्ञान में हो चाहे किसी में हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरे भाई हट जाओ। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं द कंडीशन ऑफ लर्निंग। गजब, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आ जाएंगे E.L. थॉर्नडाइक, नहीं है, B.F. स्किनर, R.M. गैने और I.P. पावलोव। इसमें से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा C, R.M. गैने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है R.M. गैने। R.M. गैने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। E.L. थॉर्नडाइक की है एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक की किसी है, थॉर्नडाइक की है। B.F. स्किनर की है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर और I.P. पावलोव की है कंडीशन रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। तो कंडीशन वाली पावलोव की है, बिहेवियर स्किनर की है, थॉर्नडाइक की अर्थमेटिक है और गैने की है लर्निंग वाली। तो यहाँ से हमारा ये आंसर सही नहीं, ये नहीं हमारा ये R.M. गैने सही हो जाएगा। R.M. गैने की है कौन सी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग की इज रिटन बाई। द कंडीशन ऑफ लर्निंग मैंने अभी तुरंत ही बताया, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अरे ये तो हो गया ना कंडीशन में R.M. गैने। चलिए ये 2 बार हो गया। एडोलसेंस पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ।
किशोरावस्था में देखिए 3 चीजें आ रही हैं इसमें, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जर्सील्ड का, स्टैनली हॉल का, या सिम्पसन का, या क्रू एंड क्रू का? बताइए दोस्तों किसका है ये कथन जो है स्टैनली हॉल का है। कौन सा? स्टैनली हॉल। हमारा बी सही हो जाएगा। क्या? बी, स्टैनली हॉल। क्योंकि स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान मतलब हमला, विरोध की अवस्था है। अच्छा, जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अच्छा, ब्लेयर और जॉन्स व सिम्पसन के अनुसार क्या होगी? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। अच्छा, क्रू एंड क्रू के अनुसार क्या होगा? किशोरावस्था, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। कौन सा? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल टाइम टेकन इन इंडिया मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो बताइए दोस्तों, इसमें समय लगता है ए, ये तो आप तुरंत बता देंगे, 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका विभाजन निम्न प्रकार है, क्योंकि मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या। पहला होता है पाठ योजना। कौन सा? पाठ योजना होता है। तो पाठ योजना कितना का होता है? ये 6 मिनट का होता है। सभी 6 मिनट के हैं। देखो, पाठ योजना हो गया, दूसरा हो गया शिक्षण हो गया। इसमें शिक्षण कितने का होता है? शिक्षण भी 6 मिनट का होता है। पुनः पाठ योजना निर्माण, ये भी 6 मिनट का होता है। पुनः शिक्षण, ये भी 6 मिनट का होता है। पुनः पुष्टि, ये भी 6 मिनट की होती है। तो ऐसे 6 × 6 बराबर हो जाता है हमारा 36। तो हमारा 36 आंसर हमारा सही हो जाएगा, मतलब ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखने का पठार की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो कौन किसका है? गेट्स एवं अन्य, हॉलिंगवर्थ, रॉस और स्किनर। तो बताइए दोस्तों, ये किसका हो जाएगा? ये हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सी, सीखने का पठार। सीखने की पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी। किसने दी थी? रॉस ने दी थी। ये रॉस, तो इसको रॉस हमारा हो जाएगा सीखने का पठार। रॉस, सीखने के पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जबकि गेट्स व अन्य के अनुसार सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करना। तो ये हो जाता हमारा किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज। यदि शिक्षक कक्षा में एक कक्षा को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं। बच्चे को नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं। बच्चे को परामर्श देना चाहिए? नहीं। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? बताइए, आप घर पे भेजेंगे क्या उसको? बच्चा मैं आपका ही मान लेता हूं। किसी टीचर ने आपके बच्चे को दंडात्मक बताया तो आपके वो टीचर जो है वो टीचर आपके बच्चे को घर पे भेज देता है तो क्या होगा? बच्चे को हम केवल समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल हम परामर्श दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसको हम समझा सकते हैं कि बेटा पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। समस्यात्मक बालक भी होते हैं जिनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय और समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। मतलब जहां कहीं भी जाएंगे तो वो उपद्रव फैलाई देंगे। दूसरा, अच्छा, ये उपद्रव फैलाने वाले ये तो अलग हैं, लेकिन क्या है कि ये होते बहुत तेज हैं। उपद्रव तो फैलाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन होते बहुत तेज हैं।
यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे पनिश द चाइल्ड, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या फिर तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको परामर्श देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए, तब बच्चे में सुधार होगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा हो जाएगा शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के व्यक्ति विकास से। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, किससे? मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के मानसिक विकास से। तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा बी, छात्रों के ऑलराउंडर, क्योंकि भाई हर चीज में ऑलराउंडर ही होना चाहिए। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो हमारा ये बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? बी.एस. ब्लूम ने। किसने? बी.एस. ब्लूम ने। तुम्हारा आंसर ये यहाँ से बी.एस. ब्लूम हो जाएगा, क्योंकि बी.एस. ब्लूम उनके सहभागियों ने 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को वर्गीकृत प्रस्तुत किया था, जबकि कोलर, मैक्स वर्थिमर, कोर्टकोफका और कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि मतलब अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो हमारे यहाँ से सही हो गए, तो हमारा ये सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, अवरोध किससे हो रहा है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय में न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या फिर किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। सबसे ज्यादा अवरोध किससे पैदा हो रहा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो अवरोध पैदा हो रहा है वो किससे हो रहा है? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। क्योंकि हम अगर कोई एक काम को करते करते अगर बोर हो जाते हैं तो वो तो 1 साल से उसी क्लास में है। तो शिक्षा में उसका अवरोधन का तात्पर्य ये हो गया कि हमारा डी आंसर इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ ए प्रीवियस नॉलेज ऑफ कम्स, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्लोजर और स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम सीडीपी को हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश सिंपल है और हिंदी कठिन है। क्योंकि हिंदी में जो वर्ड्स आते हैं तो वो इधर के उधर हो जाते हैं, और अगर हम इसको इंग्लिश में सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। अब आता है हमारा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। कौन सा? प्रस्तावना कौशल हो जाता है इसमें बी, क्योंकि प्रस्तावना कौशल जो के घटक जो निम्न प्रकार हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित, आदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन, प्रभाव। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच है कॉलम, मैच हम कॉलम, इसमें ए और बी को हमने मैच करना है। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपके जो है डी, तो ये सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? अपना डी सही हो जाएगा। तो डी वाले पे हम तीसरा चौथा पहला और दूसरा, तो आप लोग इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। तो ये एक बार ये देख लीजिए, एनिमल इंटेलिजेंस, गेस्टॉल्ट, पुनर्वलन की अनुसूची, पियाजे, सारगर्भिता का अध्ययन, थॉर्नडाइक और अनुकूलन, स्किनर। तो इसमें जो मेल मिलाप होगा तो वो तीसरा वाला पहले आएगा, तीसरा चौथा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के मौलिक अधिकार बन गई? बताइए कौन सा अमेंडमेंट है? कौन सा अमेंडमेंट है? तो हमारा जो अमेंडमेंट हो जाएगा तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86। कौन सा? 86 अमेंडमेंट, 86वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 86वां जो संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A
बनाया गया जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के, कितने, 6 से 14, ये ध्यान रखें क्योंकि ये हमारा सबसे भटकाने वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कितने से कितने साल तक, 6 से 14, 6 दूनी 12 प्लस के 2 मतलब 14, 6 से 14 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे। किसमें, 86 अमेंडमेंट में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। किसने, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे, ए कौन, मैकडूगल थे, क्योंकि मैकडूगल है ना, उन्होंने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में, कितने में, 1908 में दिया था। तो आप यहाँ से मैकडूगल को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो हमारा कौन सा है, बाल्यावस्था हो जाएगा हमारा, चाइल्डहुड, कौन सा, चाइल्डहुड हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा ये वाला, तो हमारा चाइल्डहुड हो गया। क्योंकि क्या है, कोलबर्ग में ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा, वो वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, क्योंकि हम उसमें समझ ही नहीं सकते कि बच्चा क्या चाह रहा है। तो हमारा बाल्यावस्था हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, ये कहा था हमारा बी, गिलफोर्ड ने। किसने, गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा। वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान में नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। क्रू के अनुसार है आदतों, ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो मान लीजिए आंसर गिलफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। समस्या समाधान का प्रथम चरण है डाटा कलेक्शन, मतलब आंकड़ा संग्रहण, समस्याओं की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर डाटा कलेक्शन, तो तो हमारे तो इसमें बी सही हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं की पहचान करना। सबसे पहले हमारा क्या होगा, समस्याओं की पहचान होनी चाहिए कि समस्या है किस प्रकार की और क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं में परिबल होगा। दूसरा है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होगा। और चौथा हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखा जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा इसमें, बी, ये डेवलपमेंट, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो हमारे यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या फिर तैयारी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, कौन सी व्यवस्था नहीं है, आंतःप्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, इसमें कौन सी नहीं है पूछ रहा, कौन सा अंग नहीं है। तो वो हो जाएगा आंतःप्रज्ञ अवस्था, मतलब इंट्यूटिव स्टेज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ए पहला ये सही हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहेंगे। तो ये था हमारा CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब जो आएगा वो इंग्लिश का आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक।